मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज की कक्षा में मैं प्रजातंत्र के भेद पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या विशुद्ध प्रजातंत्र और दूसरा प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो पहला जो है, ये जब हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का तात्पर्य यही होता है कि जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले। इसीलिए शब्द के अनुरूप विशुद्ध रूप से प्रजातंत्र इसी रूप को, शासन के इसी रूप को विशुद्ध प्रजातंत्र कहा जा सकता है। इस तरह के प्रजातंत्र के उदाहरण प्राचीन काल में चीन में, यूनान में, रोम में, भारत में देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था संभव थी, इसलिए कि उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य होते थे और मनुष्यों की ज़रूरतें भी काफ़ी सीमित थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ीं और आधुनिक युग में जहाँ एक विशाल जनसंख्या वाला देश का अस्तित्व दिखाई देता है, ऐसे विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में या देशों में अब प्रजातंत्र की प्रत्यक्ष व्यवस्था संभव नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक समस्याएं काफ़ी जटिल हो गई है, इसलिए भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो थोड़ा कठिन हो गया है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड में या स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ स्थितियों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो स्वरूप हैं वह उसका हम लोग एक एक करके देखेंगे कि जनमत संग्रह है, आरंभन है, प्रत्यावर्तन है, लोक निर्णय है। इन सब के द्वारा, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था जो है वो काम करती है। इसमें सबसे पहले हम जनमत संग्रह को देखें। जनमत संग्रह का ये अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा जो पास किया हुआ विधेयक है वो यदि जनता द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून का रूप देने से पहले उस पर जनता का मत जानना जरूरी होता है। इसी को जनमत कहा जाता है। साधारणतः संवैधानिक प्रश्नों या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जनमत संग्रह कराया जाता है। जनता की बहुमत प्राप्त होने पर ही विधानमंडल के प्रस्ताव कानून का रूप ले लेते हैं। यानी जनमत जो है उसके प्राप्त होने पर ही ये कानून जो है, वो प्रस्ताव जो है विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव, वो कानून का रूप ले लेते हैं। ये जनमत संग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। जैसे कुछ मामलों में जनमत संग्रह कराना अनिवार्य होता है और कुछ मामलों में
ऐच्छिक होता है। यह विधायिका पर निर्भर करता है कि वह उस पर जनमत संग्रह कराए या न कराए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो काम करता है शासन प्रणाली, उसमें एक रूप यह भी है आरंभन, इनिशिएटिव। आरंभन का अर्थ ये है कि मतदाताओं की एक निश्चित जनसंख्या किसी खास विषय पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल से आवेदन के रूप में अनुरोध कर सकती है। यानी मतदाता, कुछ निश्चित वोटर मिल करके किसी विषय पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल के पास आवेदन दे सकती है। आवेदन के द्वारा उससे अनुरोध कर सकती है। इसे जनता का अधिकार कहा जाता है। ये जनता का अधिकार है कि वो अपने इच्छित विषय पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल से कहे। इसके द्वारा निश्चित जनसंख्या विधानमंडल को किसी विषय पर कानून बनाने के लिए बाध्य भी कर सकती है। यदि एक निश्चित जनसंख्या के द्वारा किसी विषय पर, किसी प्रस्ताव पर मत दिया जाए और कहा जाए कि ये कानून बनना चाहिए और वो जनता का बहुमत हो, तो ऐसे बहुमत वाले प्रस्ताव के द्वारा जनता जो है विधानमंडल को, विधायिका को कानून बनाने के लिए बाध्य भी कर सकती है। एक और तरीका है ये प्रत्यावर्तन, रिकॉल। यानी जनता का अधिकार है कि वह एक निश्चित जनसंख्या द्वारा आवेदन पत्र देकर किसी सरकारी कर्मचारी या निर्वाचित प्रतिनिधि को पदच्युत होने को बाध्य कर दे। यानी भारत में भी सांसदों के या विधायकों के रिकॉल के लिए बहुत दिनों से बात चल रही है। यानी मान लिया जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है और वह प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के विपरीत कार्य करता है या जनता के इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता है, तो वह जनता को अधिकार है कि उसे वापस बुला ले। इसके लिए उसे एक निश्चित संख्या द्वारा, ऐसा नहीं कि हाँ 5 आदमी कहे और किसी सांसद को जो है उसका सांसद ही छिन जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए एक निश्चित जनसंख्या द्वारा रिकॉल करने का प्रावधान किया जाता है। अभी भारत में ये लागू नहीं है रिकॉल का, लेकिन ऐसा जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उन जगहों पर लागू है। जैसे स्विट्जरलैंड में ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी चल रहा है। अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। कुछ मामलों में वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जैसी स्थिति है। जैसे जनमत संग्रह वहाँ किसी मुद्दे पर कराया जाता है। एक तरीका और है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के में जनता के शासन में सहभागिता का, और वह है लोक निर्णय, प्लेबिसाइट। लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जनता का मत लिया जा सकता है। इससे पता लग जाता है कि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर, महत्वपूर्ण विषय पर जनता क्या चाहती है, जनता की क्या इच्छा है। इस साधन का प्रयोग प्रधानतः राजनीतिक अधिकारों, संविधान के स्वरूप आदि से संबंधित विषयों में किया जाता है। लोक निर्णय अथवा रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह किसी कानून अथवा निर्णय को जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने की एक क्रिया होती है। यानी इसके द्वारा यह उस पर जनता की स्वीकृति ली जाती है। उस किसी कानून पर
या सरकार द्वारा जो कोई निर्णय लिया गया है या कोई कानून बनाया जा रहा है तो उस पर जनता की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, और जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लोक निर्णय या रेफरेंडम को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। साधारण तौर पर इसका प्रयोग शासकीय आज्ञाओं अथवा निर्णयों की स्वीकृति के लिए नहीं बल्कि कानूनों की स्वीकृति के लिए होता है। लोक निर्णय दो प्रकार का होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। जिन राज्यों में अथवा जिन कानूनों के विषयों में ऐसी व्यवस्था होती है या प्रावधान किया जाता है कि कानून को लागू होने से पहले जनता की स्वीकृति के लिए जनता के सामने प्रस्तुत निश्चित रूप से किया जाए, तो वहाँ पर कानून के विषय में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था होती है। जिन राज्यों में ऐसी व्यवस्था होती है कि कानून की स्वीकृति के लिए, कानून पर जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, तो ऐसे में ये जो है ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था समझी जाती है या इसको ऐच्छिक लोक निर्णय कहा जाता है। दोनों प्रकार के लोक निर्णय के रूपों को समझने के लिए स्विट्जरलैंड में प्रचलित संवैधानिक कानूनों तथा साधारण कानूनों से संबंधित जनमत संग्रह की व्यवस्था को हम देख सकते हैं। वहाँ पर संवैधानिक कानूनों के विषय में ये व्यवस्था की गई है कि संविधान का भाग बनाने से पहले प्रत्येक ऐसा कानून जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए निश्चित रूप से रखा जाएगा। साधारण कानून के विषय में यह व्यवस्था है कि केवल वे ही कानून जिनके विषय में 30,000 नागरिक अथवा 8 कैंटनों के प्रतिनिधि जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे या उनके इस प्रकार से साधारण कानून के विषय में वहाँ ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। यानी साधारण कानून के विषय में स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था है कि वहाँ वैसे वे ही कानून जिसके विषय में 30,000 नागरिक अथवा 8 कैंटन के प्रतिनिधि चाहें तो उसी को केवल जनता के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, नहीं तो नहीं। लोक निर्णय के गुण को हम देखें। लोक निर्णय के गुण को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये बात आती है कि इस लोक निर्णय के माध्यम से जनता जो है अपने देश के मामलों में, शासन के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह केवल दर्शक मात्र नहीं होता। उन राज्यों में जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोक निर्णय द्वारा जनता शासन संबंधी समस्याओं को हल करती है। उन राज्यों में भी जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन है, वहां भी लोक निर्णय जो है ये संभव होता है। जनता अपनी प्रभुसत्ता संबंधी अधिकार का प्रयोग सदा करती हुई सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग ले रहे हैं। ये तब संभव होता है जब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर जब चुनाव होता है और चुनाव के समय ये प्रभुसत्ता जो है जनता के पास फिर पहुँच जाती है और मतदान के माध्यम से जनता अपना निर्णय सुनाती है। जबकि जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहाँ ये प्रतिनिधि के चुनाव के समय ही नहीं, शासन कार्य जिस समय चलते रहते हैं उस समय भी जनता की इच्छाएं और जनता की सक्रियता शासन कार्यों में बनी रहती है। लोक निर्णय की प्रणाली का एक बहुत बड़ा गुण यह भी है या लाभ यह भी है कि इसके द्वारा जनता को ये अधिकार रहता है कि वह व्यवस्थापिका के वैसे कानूनों को अस्वीकृत कर दे जिनसे सार्वजनिक हितों की हानि होती हो।
जो सार्वजनिक हित में के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही लोक निर्णय द्वारा एक लाभ यह भी होता है कि विधायक लोग भी जनता के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति सजग रहते हैं और वैसा कोई कानून या वैसा कोई निर्णय लेने से बचते हैं जो जनता के हितों के अनुरूप नहीं हो या जिसे जनता की स्वीकृति न मिल सके। लेकिन इस लोक निर्णय की प्रक्रिया का कुछ दोष भी है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा देरी होता है, कोई भी कानून बनाने में ज़्यादा देरी होती है। उसमें अच्छाई बुराई के विषय में निर्णय देने का कार्य जो है वो ऐसा कार्य नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता। जैसे बहुत सारा आर्थिक कार्य होता है, जैसे मुद्रा पद्धति, विदेशी विनिमय, इन सब में जनसाधारण को पूरी बात की जानकारी नहीं रहती है और इस तरह से ऐसे विषयों पर उनका जो निर्णय होगा वह एक मैच्योर या परिपक्व निर्णय नहीं हो सकता है। और ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे मामलों में जनता जो है इन सब शासन कार्यों के प्रति स्वयं ही उदासीन रहती है, वह ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहती है, वो अपने कामों में अपने दैनिक कार्यों में लगी रहती है। बहुत कम ही जनता है जो विवेकपूर्ण ढंग से प्रशासनिक कार्यों या शासकीय कार्यों या विधायी कार्यों में रुचि लेते हैं। लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रयोग छोटे राज्यों में तो संभव है, बड़े राज्यों में इसका प्रयोग करना बहुत ही कठिन है। उसके बाद है लैंडस जेमिंडे। ये स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रचलित है। इसके अनुसार वहाँ की जनता प्रत्येक वर्ष एक आम सभा करती है और उस आम सभा में शासन के कार्यों पर विचार करती है और कानून का निर्माण भी करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो है शासन कार्यों में, विधायी कार्यों में अपनी सहभागिता